सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे करंट अफेयर्स की दिसंबर की सीरीज़ और आज हम आ जाते हैं उसके लास्ट लेक्चर पर। ठीक है, आपने इससे पहले हमारे तीनों पार्ट्स देख चुके होंगे और आज हम आ जाते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो शायद आपने लाइक भी किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में बताना है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में बताना है। सबसे पहले है ये UNEP IMF और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। सबसे पहले क्या बोल रखा है कि UNEP IMF और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्या है, एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या ये याद रखना है, ये इन तीनों का नहीं है, ये किसका है? ये UNDP ने लॉन्च किया है। किसने? UNDP ने लॉन्च किया है इसको। ठीक है, क्या लिख रही हूँ मैं? UNDP ने इसको लॉन्च किया। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको लॉन्च किया, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को। ठीक है, ना कि इन तीन ऑर्गेनाइजेशंस ने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग हो गई। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। इट प्रमोट्स कलेक्शन, सेग्रीगेशन, रिसाइकलिंग जितने भी प्लास्टिक्स हैं उनको, ताकि हमारी सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ वो मूव कर सके। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, इट इज ए इनिशिएटिव दैट फोकसेस ऑन डबलिंग इट्स प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 20 सिटीज़ इन इंडिया बाई 2024। तो याद रखना 2024 तक यस इसमें मतलब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट करना है, लेकिन वो कितने सिटीज़ का करना है? 100 सिटीज़ का करना है। कितने सिटीज़ का करना है? पहली बात तो 100 सिटीज़ का करना है। और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को कितना करना है? डबल नहीं करना है, इसको कितना करना है? ट्रिपल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कितना करना है? ट्रिपल करना। बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें हैं। सबसे पहले ये इनिशिएटिव जो फोकस कर रहा है ट्रिपल करने पर जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है उसको, और कितनी सिटीज़ में? 100 सिटीज़ में, जो 2024 तक। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। इसका मतलब हमारे सेकंड भी रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया? सी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी उनके साथ मिला जा रहा है। UNDP नीति आयोग के भी साथ काम कर रहा है। ठीक है, और उन्होंने एक हैंडबुक भी मिलाई है। दोनों ने साथ में मिलकर प्राइवेट सेक्टर से भी ये मतलब हेल्प ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट सही है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है 2018 से 2024 तक चलाया है UNDP ने। कब से? 2018 से 2024 तक चलाया है। और इंडिया में किससे इन्होंने किया है? नीति आयोग से भी पार्टनरशिप की है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन 276 हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर आ गया सी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। हमें क्या बोलता है? शून्य प्रोग्राम के बारे में बताना है। किसके बारे में? शून्य प्रोग्राम के बारे में। तो जो शून्य प्रोग्राम है, सबसे पहले बोला है कि द प्रोग्राम इज यूज्ड फॉर लेबलिंग हाई एनर्जी कंज्यूमिंग बिल्डिंग एंड मेकिंग देम इनटू नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग। सबसे पहले शून्य प्रोग्राम है वो हमें क्या करना है कि हाई एनर्जी कंज्यूमिंग बिल्डिंग्स को क्या बनाना है? नेट जीरो बिल्डिंग बनाना है। ठीक है, नेट जीरो बिल्डिंग बनाना है। तो याद रखना, आपको क्या याद रखनी है इसमें? स्टेटमेंट्स क्या याद रखनी है? सबसे पहले देखो, ये प्रोग्राम है जो लेबल करेगा, लेकिन हाई एनर्जी कंज्यूमिंग बिल्डिंग को नहीं रेट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग्स को मतलब लेबल करेगा। क्या? नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग्स को रेट करेगा। ये नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग्स को रेट करेगा, ना कि हाई कंज्यूमिंग बिल्डिंग्स को ये रेट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट जीरो एनर्जी जो बिल्डिंग्स है उनको ये मेनली रेट करेगा, और पॉजिटिव एनर्जी जो बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये उनके लिए है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाती है हमारी? रॉन्ग हो जाती है कि हाई कंज्यूमिंग बिल्डिंग्स को करेगा, ऐसा नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट है ये एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स पे बेस, ये एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स पे तो बेस है ही। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाता है? बी। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? बी। इसके अलावा ये किसने मतलब देखो, ये हो गया हमारा शून्य प्रोग्राम। दिस इज फॉर एनर्जी के लिए, मतलब बिल्डिंग्स की एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, एक और अगर आपने पढ़ा हो, मैंने पहले भी पढ़ाया था, ये तो हो गया शून्य, ये वाला प्रोग्राम। एक है हमारा कौन सा? शून्य प्रोग्राम, शून्य। ठीक है, ये यहाँ पे UN है, यहाँ पे डबल O है। ठीक है, ये शून्य प्रोग्राम है, ये दूसरा प्रोग्राम है। याद रखना, ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? ये नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने मिलकर लॉन्च किया है। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट कब बना था? 1982 में बना था। ठीक है, नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने मिलकर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है शून्य प्रोग्राम। इसमें क्या करना है? जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स। ठीक है, इसमें किसके लिए काम करना है? जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल, जीरो पोल्यूशन वाले डिलीवरी व्हीकल्स के बारे में मतलब वो कर रहा है, जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स।
डिलीवरी व्हीकल्स के बारे में बात कर रहा है, विद मतलब बाय वर्किंग विद कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो दोनों में ध्यान रखना है आपको। ये जो शून्य है ये नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट किया है, और ये जो शून्य प्रोग्राम है ये किसके लिए है, एनर्जी बिल्डिंग के लिए है, बिल्डिंग्स की एनर्जी के लिए। तो दोनों ही जो प्रोग्राम्स है वो दोनों डिफरेंट है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 77 आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं 78 पे, ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी हो चुका है। ग्लोबल फ्यूल एनर्जी इनिशिएटिव जो बोल रखे हैं कि ये UNEP और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट यूनियन FIA, इन सब का क्या है, ज्वाइंट इनिशिएटिव है। तो बिल्कुल इनका ज्वाइंट इनिशिएटिव है। मैंने 6 ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उनका है। ठीक है, इसमें साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया भी आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया भी आ जाती है, और इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्लीन ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्लीन ट्रांसपोर्टेशन और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया भी आ जाती है। तो ये सारी 6 ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इसको चलाया हुआ है, ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव को। The objective of this is to help and stabilize green emissions from the global light। देखो इसमें ग्लोबल लाइट ड्यूटी व्हीकल जो फ्लीट है ना, उससे 50% इंप्रूव करना है हमें एफिशिएंसी को 2050 तक। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 2050 तक हमें 50% व्हीकल की जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव करना है। ठीक है, ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव में। ठीक है, और गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करना है कि वे फ्यूल इकोनॉमी पॉलिसीज बनाएं। ठीक है, गवर्नमेंट्स को भी सपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस गैस और पोल्यूटेंट एमिशन जो कार से होता है उसके लिए की इंडिकेटर है। तो ध्यान रखना, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, AFSPA एक्ट के बारे में बताना है। सबसे पहले है AFSPA एक्ट में जो है ये पावर मिल जाती है किसी भी कमीशन ऑफिसर को, मतलब पावर दे दी जाती है। सेकंड है डिस्टर्ब्ड एरिया डिफाइन है। देखो डिस्टर्ब्ड एरिया डिफाइन नहीं है, याद रखना डिस्टर्ब एरिया डिफाइन नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग हो जाती है, डिस्टर्ब्ड एरिया डिफाइन नहीं है। थर्ड है दी नोटिफिकेशन फॉर मणिपुर एंड असम। मणिपुर एंड असम के लिए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, जबकि जो नागालैंड और अरुणाचल के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बिल्कुल यही स्टेटमेंट है। ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा इसके बारे में केसेस भी चल रहे हैं। तो असम और मणिपुर में स्टेट गवर्नमेंट करती है और नागालैंड और अरुणाचल में सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जम्मू और कश्मीर में बोल रहे हैं कि सेपरेट जम्मू एंड कश्मीर आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट बना हुआ है। तो यस, वहाँ पे भी एक जम्मू कश्मीर का डिफरेंट AFSPA लगा हुआ है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट होगा, डिस्टर्ब्ड एरिया को कहीं पे भी नहीं किया गया है, मतलब कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्या, सी। और याद रखना कि कोई मतलब कमेटी ऐसी बैठी है जिसने बोला है कि भाई AFSPA को रिपील कर देना चाहिए। यस, एक कमेटी बैठी थी, BP जीवन रेड्डी कमेटी। ठीक है, BP जीवन रेड्डी कमेटी बैठी थी, उन्होंने बोला था कि जो AFSPA है इसको रिपील कर देना चाहिए। ठीक है, ये कब बैठी थी, 2005 में बैठी थी। तो याद रखना BP जीवन रेड्डी कमेटी किसके लिए है, AFSPA को रिपील करने के लिए मतलब बैठी थी। तो क्वेश्चन नंबर मतलब जो भी था ये हो गया, आंसर आ गया सी। आ जाते हैं 80 पे। हमें बताना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 51 के बारे में। जिसने पॉलिटिकल की सीरीज अच्छे से देखी है, एक ही जगह मैंने करवाया होगा। ठीक है, 1950 जो इलेक्शंस होते हैं उसके बारे में, मतलब 1951 में तो जो इलेक्शन होते हैं उसके बारे में है, और 50 में क्या है, मेनली जो पहले की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में है। तो 1950 बोल रहा है कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के बारे में। मैंने बताया जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन होता है वो 1950 में होता है, और जो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं वो किस में होती है, 1950 में होती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या दे रखे हैं, अपोजिट दे रखी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, ना फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है। तो हमारा आंसर क्या जाता है, डी। ठीक है, ये मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। तो ये आप मेरे को बता देना कौन से लेक्चर में है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में डाल देना कि कहाँ पे टाइम लैप्स वो डाल देना कुछ कि कहाँ पे मैंने वो करवाया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। स्टैट्यूटरी बेल के बारे में बताना है। स्टैट्यूटरी बेल के बारे में मैं बताना है। सबसे पहले है कि दिस इज अ राइट टू बेल दैट एक्रूज व्हेन द पुलिस फेल्स टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन विद इन स्पेसिफाइड पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन इन जुडिशियल कस्टडी। बोल रहे कि एक राइट है बेल देने का, दैट एक्रूज व्हेन द पुलिस फेल्स, जब इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस फेल हो जाती है। तो बिल्कुल ये मतलब वही है। ठीक है, जब फेल हो जाती है तभी दिया जाता है। सेकंड है दिस इज इंश्राइंड इन IPC। तो याद रखना ये IPC में नहीं है, कहाँ पे है, CRPC में। बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है कि सेकंड स्टेटमेंट कट करके देख लो पहले। तो यस, देखो सेकंड स्टेटमेंट कट करते ही हमारा आंसर आ गया सी। ठीक है, सबसे पहले तो स्टैट्यूटरी बेल कहाँ पे मेंशन है, CRPC में मेंशन है, तो आपका आंसर ही आ जाएगा। स्टैट्यूटरी बेल का दूसरा नाम क्या है, इसको डिफॉल्ट बेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट बेल भी इसको बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है थर्ड है इन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट द पीरियड इज 120 डेज। जो नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज है उसमें जो इसका पीरियड है वो 120 डेज है। तो याद रखना नारकोटिक
नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में जो इसका पीरियड है वो कितना है, 180 डेज़ है। कितना है इसका, 180 डेज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 1 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है, उसके बाद भी ये मतलब 1 साल तक मतलब एक्सटेंड हो सकता है। तो याद रखना इसका कितना है, 180 डेज़ है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। थर्ड, फोर्थ है, कोई भी मजिस्ट्रेट्स जो है वो ऑथराइज नहीं कर सकता किसी भी पर्सन की जुडिशियल रिमांड बियॉन्ड 90 डे लिमिट। अगर ऑर्डिनरी पिनल लॉ है तो बिल्कुल ऑर्डिनरी पिनल लॉ के अंदर वो नहीं कर सकता, 90 डेज़ लिमिट ही उसको करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ बढ़ा सकता है अगर उसके पास पिनल प्रोविजंस हैं तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 81 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 82 पे। हमें पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है। ये क्या बोल रहे हैं, ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है। यस, ये ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है। बोल रहे हैं इसमें 22 मेंबर्स होते हैं। क्या इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, आप खुद बताओ, क्या इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यस, इसमें 22 मेंबर्स होते हैं। 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, यस, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाता है इसका। यस, इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 इसमें जो होते हैं वो राज्यसभा, सॉरी 15 लोकसभा से होते हैं। देखो इसमें उल्टा दे रखा, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, ठीक है। 22 मेंबर्स होते हैं, 15 किससे होते हैं, लोकसभा से होते हैं, और 7 किससे होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। तो ये अपोजिट दे रखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। और फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड देख लेते हैं, भूपेंद्र नाथ मिश्रा उसके पहले प्रेसिडेंट थे कमेटी के। देखो याद रखना, इसके पहले प्रेसिडेंट तो जो थे ना, सबसे पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी 1999 में बनी थी, 1919 में, ठीक है, मोंटफोर्ड रिफॉर्म से बनी थी, याद रखना। और भूपेंद्र नाथ मिश्रा जो थे वो इसके पहले प्रेसिडेंट नहीं थे, इसके पहले प्रेसिडेंट थे हैली, ठीक है, WM हैली इसके पहले प्रेसिडेंट थे। तो ध्यान रखना है, WM हैली इसके पहले प्रेसिडेंट थे। जो भूपेंद्र नाथ मिश्रा थे वो इसके पहले इंडियन प्रेसिडेंट थे। याद रखना, पहले इंडियन प्रेसिडेंट पूछे तो भूपेंद्र नाथ मिश्रा थे, लेकिन अगर वैसे पहले प्रेसिडेंट पूछे तो ये पहले प्रेसिडेंट थे WM हेली, ठीक है, ये प्रेसिडेंट थे पहले WM हेली। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 82, थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83 हमें क्या बोलता है, अपतानी ट्राइब के बारे में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अरुणाचल में रहती है, कल ही शायद इसके बारे में कोई क्वेश्चन आया था। यस, ये अरुणाचल में रहती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या बोल रखी है कि अपतानी टेक्सटाइल जो है उसको GI टैग मिला हुआ है, ठीक है। अपतानी टेक्सटाइल को क्या मिला हुआ है, GI टैग मिला हुआ है। तो एक देखो अभी इसको GI टैग मिला नहीं है, इसके लिए एप्लीकेशन फाइल की है, ठीक है, याद रखना। अभी इसको GI टैग मिला नहीं है, इसके लिए एप्लीकेशन फाइल की थी, ठीक है। तो यार ध्यान रखना उस टाइम पे। तो ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है, ओनली वुमेन जो है वो शॉल और जैकेट्स बनाती हैं इसके, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अपतानी ट्राइब में जो केवल फीमेल है वही ये बनाती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 हमें बताना है कावी आर्ट के बारे में। किसके बारे में, कावी जो भी आर्ट है इसके बारे में हमें बताना है। सबसे पहले बोल रखा है कि एक मिनिएचर पेंटिंग है, पोएटिक थीम्स इसमें लिखे जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये मिनिएचर पेंटिंग है? तो याद रखना ये कावी आर्ट जो है ना, ये वॉल आर्ट है। कौन सी आर्ट है, ये वॉल आर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी आर्ट है, वॉल आर्ट है, जो पोर्चुगीज लाए थे यहाँ पे, ठीक है। तो वॉल आर्ट है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। मतलब ये केवल रेड ही कलर इसमें यूज होता है और कोंकण रीजन मेनली, स्पेशली गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका में मेनली पाई जाती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। तो ये देखो ये हमारी कावी आर्ट, ये दिख रहा है इसमें रेड कलर से इसमें पेंटिंग हुई है, तो वॉल आर्ट है, इसको बोलते हैं कावी आर्ट। इसको क्या बोलते हैं, कावी या कवि जो भी आर्ट है, ठीक है, कावी आर्ट इसको बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। कहाँ पे होते हैं ये भी आपको पता चल गया है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 84 आ जाते हैं 85 पे। हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में बताना है। सबसे पहले हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में बताना है। सबसे पहले है हॉर्नबिल जो है एक रिवर्ड बर्ड है नागाज का, फॉर इट्स क्वालिटीज ऑफ अलर्टनेस एंड ग्रैंड्योर, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। और ये चंडीगढ़ का स्टेट बर्ड भी है, बिल्कुल ये है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, ए, ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाता है, ए। और ये हॉर्नबिल फेस्टिवल मेनली कहाँ पे मनाया जाता है, ये हॉर्नबिल फेस्टिवल मेनली मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है, मेनली नागालैंड में फेस्टिवल मनाया जाता है। देखो हॉर्नबिल के ना बहुत सारी स्पीसीज हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि हॉर्नबिल की बहुत सारी स्पीसीज हैं। टोटल 9 हॉर्नबिल की स्पीसीज है, ध्यान रखना 9 हॉर्नबिल की स्पीसीज है। वो कौन कौन सी है, सबसे पहले आती है हमारी ग्रेट हॉर्नबिल, ठीक है। कौन सी आती है, सबसे पहले आती है हमें ग्रेट हॉर्नबिल। दूसरी है हमारी रूफस नेक्ड हॉर्नबिल। कौन सी है, रूफस नेक्ड हॉर्नबिल। तीसरी हमारी कौन सी है, रेक्ड हॉर्नबिल,
रेथ्ड हॉर्नबिल, ठीक है। उसके बाद है हमारी कौन सी, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, ठीक है। उसके बाद कौन सी है, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। उसके बाद हमारी कौन सी है, मालाबार। उसके बाद कौन सी है, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल। उसके बाद है हमारी कौन सी, उसके बाद नारकोंडम हॉर्नबिल। उसके बाद है हमारी मालाबार पाइड हॉर्नबिल, ठीक है। ये कौन सी है, मालाबार पाइड हॉर्नबिल। उसके बाद है हमारी ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल, ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल, ठीक है। उसके बाद है हमारी ओस्टेन ब्राउन हॉर्नबिल। कौन सी है, ओस्टेन ब्राउन हॉर्नबिल। देखो ये सारी हॉर्नबिल स्पीसीज होगी। इसमें जो ग्रेट हॉर्नबिल है ना, ये याद रखना अरुणाचल और केरला की क्या है, स्टेट बर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट हॉर्नबिल किसकी है, केरला और अरुणाचल, केरला और अरुणाचल की क्या है, स्टेट बर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट हॉर्नबिल जो है स्टेट बर्ड है किसकी, केरला की और अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। इसका स्टेटस क्या है, याद रखना, इसका स्टेटस है वल्नरेबल, ठीक है। पहले इसका नियर थ्रेटन था, लेकिन अभी इसका जो स्टेटस है वो क्या है, वल्नरेबल कैटेगरी में ये आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूगीवोरस है और शेड्यूल 1 में आती है, ठीक है। शेड्यूल 1 मतलब WPA के शेड्यूल 1 में आती है, ठीक है। फिर आती है हमारी कौन सी, फिर आती है हमारी रूफस नेक्ड हॉर्नबिल। ये किस में आती है, ये भी वल्नरेबल कैटेगरी में है और ये भी शेड्यूल 1 में आती है। फिर आती है हमारी रेथ्ड हॉर्नबिल। ये किस में है, ये वल्नरेबल कैटेगरी में है और ये मतलब शायद ये साइट्स का है कि WPA का है, 1 मिनट रुको, ठीक है। ये शेड्यूल छोड़ो आप, ठीक है। ये देखो कि ये कौन कौन से थे। फिर ये इंडियन क्या है, ये इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, ये किस में है, IUCN के लिस्ट कंसर्न में आते हैं। फिर है मालाबार वाली ग्रे हॉर्नबिल, ये भी लिस्ट कंसर्न में आती है। नारकोंडम जो हॉर्नबिल है वो किस में आती है, वो वल्नरेबल कैटेगरी में आती है, किसमें, वल्नरेबल कैटेगरी में आती है। फिर हमारी मालाबार पाइड, ये नियर थ्रेटेंड में आती है। फिर है हमारी ओरिएंटल पाइड, ये किस में आती है, लिस्ट कंसर्न में आती है। और ओस्टन ब्राउन हॉर्नबिल किस में आती है, हमारी नियर थ्रेटेंड में आती है। याद रखना कौन कौन से लिस्ट कंसर्न है, कौन कौन से वल्नरेबल है, ठीक है। तो वल्नरेबल और लिस्ट कंसर्न और नियर थ्रेटन 3 ही टाइप की हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 85 हमारा आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 86 पे। हमें बताना है कि ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल्स अमंग दी जंडियाला गुरु क्या बताना है इसमें, सबसे पहले इसमें बताना है यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में कौन कौन से इंक्लूडेड है, ठीक है। तो याद रखना इनमें से कौन कौन से इंक्लूडेड है, 1, 2 एंड देखो पहले वाली जंडियाला वाली, ठीक है, और ये दुर्गा पूजा और ये बुद्धिस्ट चैंटिंग, ये तीन इंक्लूडेड है किसमें, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में। जबकि जो रानी की वाव है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है और ये विक्टोरियन गोथिक आर्टी भी, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी हुई है, ठीक है। तो 86 का आंसर हो जाता है बी, यही सारी कल्चरल हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। हमें बताना है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बताना है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताना है। 2 गवर्नर अपॉइंट्स मेंबर्स ऑफ SPSC, मेंबर्स नीड टू एड्रेस देयर रेजिग्नेशंस टू प्रेसिडेंट ओनली। बोल रहे हैं कि जो गवर्नर है वो इनको अपॉइंट्स करता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अपॉइंटमेंट तो ये गवर्नर को देते हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट तो ये गवर्नर को देते हैं, लेकिन रेजिग्नेशन भी ये गवर्नर को ही देते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट को नहीं देते। याद रखना ये रेजिग्नेशन भी किसको देते हैं, गवर्नर को देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉइंट भी गवर्नर करता है, इनको रेजिग्नेशन भी ये किसको देते हैं, गवर्नर को ही देते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ ध्यान रखना। इनके लिए कोई क्वालिफिकेशन इनके लिए मेंशन नहीं है। मैंने आपको बताया भी था कि केवल जो हाफ मेंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए, एटलीस्ट 10 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर सर्विस देते हुए होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो रेजिग्नेशन भी वही लेंगे गवर्नर और इनकी वो भी वही करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है जो मेंबर्स हैं वो 5 साल और 62 ईयर्स तक ऑफिस होल्ड करते हैं, तो 6 साल और 62 ईयर्स तक करते हैं, कितने, 6 ईयर्स और 62 ईयर्स तक करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई नहीं कर रखी कितनी स्ट्रेंथ होगी इनकी, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट नहीं कर रखी। तो क्वेश्चन नंबर 87 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। हमें बताना रेम्पा रेबिलियन के बारे में। देखो कई 2-3 बार ये रेम्पा रेबिलियन आ चुका है हमारा। सबसे पहले मनियम रेबिलियन इसको बोलते हैं। सबसे सेकंड है कि जो 1882 का मद्रास फोर्स एक्ट लगा था उसके अगेंस्ट ट्राइबल कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया था, तो उसके अगेंस्ट ट्राइबल कम्युनिटी ने वो किया, ठीक है, उसके अगेंस्ट ही किया था। लेकिन भी बोल रहे हैं कि वो अलाउ कर रहा था मूवमेंट को, याद रखना वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा था उनके मूवमेंट को, याद रखना वो फॉरेस्ट में जाने से उन ट्राइबल्स को मना कर रहा था, इसीलिए तो रेबिलियन स्टार्ट हुआ था। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है जो ये तो रिवोल्ट था, ये एंड हो गया था अलूरी सीताराम राजू के मतलब पीसफुल वे से, मतलब उसको कैप्चर किया गया, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। उनको पीसफुल तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं उनको किया गया, उनको बुरी तरह से मारा गया था, ठीक है। इनको जो है मनियम विरुदु भी बोलते हैं, हीरो ऑफ द जंगल भी बोलते हैं,
बोलते हैं किसको, अल्लूरी सीताराम राजू को रंपा रेबिलियन के जो हेड थे, और रंपा रेबिलियन कब हुआ था, 1922 में हुआ था, 1922 में हुआ था, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 88 केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 89 पे। श्री अरविंदो के बारे में बताना है। श्री अरविंदो सबसे पहले ये ICS एग्जामिनेशन दिया था लेकिन प्रोबेशन को क्लियर नहीं कर पाए थे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये नहीं कर पाए थे। ही रोट न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड इन सोम प्रकाश, देखो याद रखना इन्होंने ये लिखा तो था न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, लेकिन ये इंदु प्रकाश में लिखा था, सोम प्रकाश में नहीं लिखा था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। तो थर्ड है 1926 उन्होंने ओरोविले फाउंड किया था सिटी ऑफ डॉन में, यूनिवर्सल टाउन फॉर पीसफुल प्रोग्रेसिव एंड हार्मोनियस एग्जिस्टेंस। तो याद रखना इन्होंने क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या किया था, ओरोविले जो था वो फाइंड किया था। तो याद रखना इन्होंने ओरोविले फाउंड नहीं किया था, ओरोविले जो फाइंड किया था वो किसने किया था, मीरा अल्फासा ने। किसने किया था, मीरा अल्फासा ने फाउंड किया था, मीरा अल्फासा। इन्होंने क्या 1926 में इन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया था, श्री अरबिंदो आश्रम। श्री अरबिंदो आश्रम इन्होंने स्टार्ट किया था किसके साथ मिलके, मीरा अल्फासा के साथ मिलके, और मीरा अल्फासा ने ओरोविले की भी स्थापना की थी, सिटी ऑफ डॉन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, रॉन्ग है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, ए, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। हमें बताना है किसके बारे में, स्टेट हेल्थ इंडेक्स के बारे में। स्टेट हेल्थ इंडेक्स के बारे में बताना है, कौन निकालता है, नीति आयोग। कौन निकालता है स्टेट हेल्थ इंडेक्स, नीति आयोग ने अभी निकाला है। तो इसका आंसर हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिलकर, लेकिन नीति आयोग ने इसको निकाला है। तो क्वेश्चन नंबर 90 आंसर क्या हो जाता है, बी। आ जाते हैं 91 पे। हमें बताना है होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले है कि वेट्स गिवन टू ईच कैटेगरी इन WPI बास्केट इज वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन एडजस्टेड फॉर नेट इंपोर्ट। बिल्कुल, द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैज द हाईएस्ट वेटेज। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इसमें हाईएस्ट वेटेज किसकी है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वो है, बिल्कुल 65% जो मतलब वेटेज है वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की है। फिर बोल रहे हैं कि फ्यूल एंड पावर की, याद रखना, फिर है प्राइमरी आर्टिकल्स की। पहले पे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, फिर है प्राइमरी आर्टिकल, फिर है हमारी फ्यूल एंड पावर, ठीक है। तो ये फिर फ्यूल एंड पावर नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। और इसका जो बेस ईयर है वो कितना, 2011-12 इसका बेस ईयर है। CPI का बेस ईयर क्या है, 2012 है। इसके अलावा जो इसमें सर्विसेज को मेजर नहीं किया जाता, मैंने बताया था इसमें जो है सर्विसेज को मेजर नहीं किया जाता है, सर्विसेज को इसको मेजर नहीं किया जाता है। उसके अलावा इसको कौन निकालता है, इकोनॉमिक एडवाइजर का जो ऑफिस है वो, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। ये मेनली इसके मतलब इस इंडेक्स को निकालते हैं, सर्विसेज को ये कैलकुलेट नहीं करता है। CPI का इंडेक्स ये है, इसका बेस ईयर ये है, और कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें यूज होते हैं वो मैंने आपको बताई दिए। तो क्वेश्चन नंबर ये 91 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 92 पे। वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताना है। तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स कौन निकालती है, ये रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट किसने निकाली है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने निकाली है, ठीक है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट किसने निकाली है, मतलब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक पेरिस बेस्ड वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब है, ठीक है। याद रखना ये पेरिस बेस्ड लैब है, उसने ये निकाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। और इन्वेस्टमेंट याद रखना, बस ये चीज़ ध्यान रखना। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 किसने निकाली है, इसने निकाली है, ठीक है। और इंडिया भी जो है वो मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज में से आता है, ठीक है। याद रखना इंडिया भी मोस्ट जो अनइक्वल कंट्रीज है उसमें इन्होंने बताया कि मोस्ट अनइक्वल कंट्री है इंडिया, टॉप 10 में आता है, टॉप 10 में इंडिया आता है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 92 आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। ऑपरेशन विजय के बारे में बताना। देखो 2 ऑपरेशन विजय हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 ऑपरेशन विजय हुए थे। सबसे पहले बोल रखा है कि ये मिलिट्री ऑपरेशन था इंडिया का गोवा को कैप्चर करने के लिए, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी था। ये कब किया था, 1961 में किया गया था। और दूसरा ऑपरेशन विजय इंडियन आर्मी का था जो इंडियन टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए था, कारगिल द्रास सेक्टर में, तो बिल्कुल ये भी था। और ये मेनली कब था, 1999 में, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑपरेशन विजय के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ऑपरेशन विजय दोनों को ही कहा जाता है, तो दोनों ही ऑपरेशन विजय के नाम से जाने जाते हैं। तो आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्या बोलता है, हमें प्रलय मिसाइल के बारे में बताना है जो हमें जो DRDO ने डेवलप किया। देखो कल भी हमने शायद एक प्रलय मिसाइल के बारे में कर लिया था, ठीक है, सारा अच्छे से। सबसे पहले प्रलय मिसाइल DRDO ने इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, सॉलिड फ्यूल एयर टू सरफेस मिसाइल है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, कल ही मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, अगर आज आपका ये क्वेश्चन गलत होता है तो आपको फिर मैं क्या ही बोलूँ। याद रखना ये एयर टू सरफेस नहीं है, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग,
ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट होंगी रॉन्ग। सेकंड है ये 350 से 500 किलोमीटर की शॉर्ट रेंज है, इसकी पेलोड कैपेसिटी इसकी 500 से 1000 है। देखो इसकी पेलोड कैपेसिटी तो 500 से 1000 है और इसकी जो रेंज है वो भी कितनी है 300 से 500 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये भी ठीक सही स्टेटमेंट दे रखी है हमें, सेकंड स्टेटमेंट सही दे रखी है। थर्ड है जो ये है ये स्टेट ऑफ आर्ट नेविगेशन सिस्टम और इंटीग्रेटेड एवियोनिक मतलब इसमें सिस्टम है, तो बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इंडिजिनियसली इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, कल मैंने वो सारी चीज़ें बता दी थी इसके बारे में, इंडिजिनियसली इसको डेवलप किया गया है। और क्या बताएं इसके बारे में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो उड़ीसा का कोस्ट है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने किसके बारे में, प्रलय मिसाइल के बारे में। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब आ जाते हैं किसमें, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के बारे में। इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज विद एम ऑफ लीडिंग टू फेयर कंपटीशन एंड लेस डिस्टॉर्टेड सेक्टर। तो याद रखना कि ये शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म मतलब रिफॉर्म्स करते हैं एग्रीकल्चर ट्रेड में। ठीक है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स के लिए, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। फिर सेकंड स्टेटमेंट के में क्या बोल रहा है कि द एग्रीमेंट कवर्स मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपटीशन। बिल्कुल ये सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। और मेनली WTO मेंबर्स ने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को साइन किया था किसमें, उरुग्वे राउंड में उन्होंने साइन किया था, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। हमें पेमेंट बैंक के बारे में बताना है, बहुत अब अच्छे से पेमेंट बैंक को कर चुके हैं। सबसे पहले नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन पे बने थे, बिल्कुल बने थे। इनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 500 करोड़ है, तो याद रखना इनकी जो मिनिमम जो पेड अप कैपिटल है वो कितनी है, ये आपको देखो अब ये ऐसी चीज़ें जो है ना आपको पता होनी चाहिए। कितनी है इनकी 100 करोड़ है, कितनी है 500 करोड़ नहीं है, ये कितनी है 100 करोड़ है। फिर बोल रहे हैं कि इनको 9% CRR मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, इनको CAR कैश रिजर्व रेशियो जो है इनको मेंटेन करना पड़ेगा, वो भी कितना 9%। अभी पहले बताओ CRR जो है वो है तो 3.5-4% के आसपास, तो 9% कैसे करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। तो याद रखना इनको CRR मेंटेन और SLR भी मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन कितना है वो, उसका CRR तो बहुत कम है ना, 9% थोड़ी ना। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। और सारे पेमेंट बैंक के बारे में हम करवा चुके हैं अच्छे से। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 97 पे। OCI रिक्वायर्ड अप्रूवल फॉर परचेज और ट्रांसफर ऑफ immovable property in India other than in case of agricultural land, farm houses और plantation property। देखो जो OCI है उसको अप्रूवल चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, अदर देन अगर एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस या प्लांटेशन प्रॉपर्टी खरीदनी है उसके मतलब उसके अलावा उनको क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए। तो याद रखना उनको क्या, अप्रूवल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर ये चीज़ें खरीदनी है तो उनको अप्रूवल चाहिए, नहीं तो उनको अप्रूवल नहीं चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है परचेज एंड एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो किस एक्ट के अंडर आती है, FIMA एक्ट के अंडर आती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए, सॉरी बी। ठीक है, तो याद रखना कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी वो खरीद सकते हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ नहीं खरीद सकते। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्या, बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 98 पे। हमें बताना है कि कौन सा बोर्ड का के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। हम देखो अभी हमने ये 4 बोर्ड तो हैं ही, कौन कौन से बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड, रबड़ बोर्ड, मेडिसिनल बोर्ड, टोबैको बोर्ड और एक और है हमारा कौन सा, स्पाइस बोर्ड हमने पढ़ा था। स्पाइस बोर्ड के हेडक्वार्टर कहाँ पे थे, कोच्चि में थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइस बोर्ड के हेडक्वार्टर कहाँ पे थे, कोच्चि में थे। ये कॉफ़ी बोर्ड है। सबसे पहले कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉफ़ी एक्ट 1942 के अकॉर्डिंग इसको सेटअप किया गया था। कॉफ़ी एक्ट 1942 के अकॉर्डिंग इसको एस्टेब्लिश किया गया था। फिर है हमारा रबड़ बोर्ड। रबड़ बोर्ड के जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे, कोट्टयम में है। कहाँ पे है रबड़ बोर्ड के हेडक्वार्टर, कोट्टयम में है। और ये कोट्टयम मेनली कहाँ पे, केरला में है। 1947 के रबड़ एक्ट के अकॉर्डिंग इसको एस्टेब्लिश किया गया है। फिर है नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड। नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड जो है हमारा, देखो उसके बाद आता है हमारा टोबैको बोर्ड। देखो उसके बाद हमारा टोबैको बोर्ड के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो ये सबसे पहले बना था 1976 में और 1975 के टोबैको बोर्ड एक्ट के अकॉर्डिंग। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, गुंटूर आंध्रा में है। ठीक है, कहाँ पे, गुंटूर आंध्रा में है। और 1976 के एक्ट के अकॉर्डिंग बना था ये। फिर है नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड, तो कहाँ बच गया, तो ये दिल्ली में ही होगा। तो देखो इसके लगा लो, फर्स्ट का ए का क्या है, ए का 1 है, ए का 1 है। ठीक है, बी का
3 है, बी का 3 है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया बी। ठीक है, मैंने बताया था 5 बॉडीज होती हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर। एक होता है कॉफ़ी बोर्ड, एक होता है रबर बोर्ड, एक हमने पढ़ लिया टबाको बोर्ड, स्पाइस बोर्ड हमने पढ़ लिया था। और जो स्पाइस बोर्ड था, स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग बना था, कोची में इसके हेडक्वार्टर्स है। एक हमारा बच गया इसमें टी बोर्ड, इसमें बच गया टी बोर्ड। ये 5 बोर्ड है, कौन कौन से, कॉफ़ी, रबर, टोबैको, स्पाइसिस और टी बोर्ड। जो टी बोर्ड है किस एक्ट के अंडर बना है, टी बोर्ड एक्ट जो है 1953 के अंदर। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, कोलकाता में है। कहाँ पे है इसके हेडक्वार्टर, कोलकाता में। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, टी बोर्ड, स्पाइस बोर्ड, टोबैको बोर्ड, रबर बोर्ड और कॉफ़ी बोर्ड। ठीक है, ये 5 तो आपको बिल्कुल सपने में भी पूछ लेना तो पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 99 पे। हमें क्वेश्चन नंबर 99 में हमें क्या बताना है, सबसे पहले बोल रखा है कि कैग के बारे में बताना है। सबसे पहले 148 के अंदर ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, ये री एलिजिबल नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए, तो बिल्कुल दोबारा री अपॉइंटमेंट इनकी नहीं हो सकती है। और आर्टिकल 148 के अंदर इनको इंडिपेंडेंट ऑफिस प्रोवाइड किया गया है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो गया सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। कौन सी स्टेट ने एंटी कन्वर्जन लॉ अभी लेके आई है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, कौन सी स्टेट एंटी कन्वर्जन लॉ अभी लेके आई है, कौन सी अभी ध्यान रखना, हैज, तो विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेट हैज एंटी कन्वर्जन लॉ, कौन सी स्टेट के पास है, तो ये कौन सी स्टेट है, वो है गुजरात। कौन सी स्टेट है, गुजरात के पास अभी एंटी कन्वर्जन लॉ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी स्टेट्स में है एंटी कन्वर्जन लॉ, जैसे कि उड़ीसा, एमपी, और कौन कौन सी स्टेट में, उड़ीसा है, एमपी है, उसके बाद अरुणाचल है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद चंडीगढ़ है, झारखंड है, उत्तराखंड है, यूपी है। ये सारे स्टेट हैं जिनके पास मेनली क्या है, एंटी कन्वर्जन लॉ प्रेजेंट है। ठीक है, और स्टेट्स में नहीं है, तो इन स्टेट्स में नहीं है, वेस्ट बंगाल ये नहीं है, तो इस गुजरात में एंटी कन्वर्जन लॉ है, तो इसका आंसर क्या आ गया सी। तो जहाँ पे है वो मेनली बता रखे और ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ठीक है, कोई याद करने की इसको जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 100 आंसर हो जाता है सी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। ठीक है, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक और आपका एक छोटा सा कमेंट और आपका छोटा सा सब्सक्रिप्शन है ना, थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर बनाने को प्रमोट करता है। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।